Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है वो सेल डिवीजन का लास्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, वो है आपका मियोसिस। माइटोटिक एंड सेल साइकिल जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, 2 वीडियो कंप्लीट कराई हूँ सेल डिवीजन में। ये तीसरा वीडियो होगा जो कि मियोसिस है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है मियोसिस वाला टॉपिक, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होता है माइटोटिक की तुलना में। स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक मियोसिस, ठीक है। लास्ट टाइम ये जब मैं सेल डिवीजन बता रही थी तो उस समय मैं बताई थी कि सेल जो है वो 2 भाग या 4 भागों में टूट जाता है। एक सेल, ठीक है, या तो 2 भागों में या तो 4 भागों में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो जब सेल एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है तब हम उसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, और जब एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है तब हम उसको मियोसिस कह देते हैं। ठीक है, तो एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो हम मियोसिस का है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो जो भी पेरेंट सेल में होता है वही सेम टू सेम जो है वो डॉटर सेल में होता है 2n। लेकिन यहाँ पे जो है जो क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट सेल में होता है उसके जस्ट हाफ जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो डॉटर सेल में होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंसेस पाया जाता है। अब ये जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में होता है डिवीजन, ये जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में स्पेशली ऐसे सेल्स में जिनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें पाया जाता है उन्हीं में जो है वो मियोटिक डिवीजन होता है। तो अब मैं बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या। वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कि जब दो अपोजिट सेक्स के यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो आपस में आके कांटेक्ट करते हैं तब उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं। तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट से आके मेट करता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से आके मिलता है और मिल के जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमिट एंड फीमेल, यहाँ गैमिट की बात कर रहे हैं, ये मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट है। तो मेल गैमिट में जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो n होता है एंड फीमेल गैमिट में जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर n होते हैं। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि जो भी क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं वो 2n नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का ही समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मेल गैमिट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एंड फीमेल गैमिट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। चूंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उस समय क्या होता है कि मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट से आके मिलता है और यहाँ पे एक सेल बनाता है जिस सेल का क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाता है 2n हो जाता है, यानी कि अपने सेल क्रोमोसोम्स नंबर को रीस्टोर करता है। सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स नंबर को रीस्टोर करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि कैसे इसमें n क्रोमोसोम्स नंबर आ गए। तो ये डिवीजन जो है वो मियोटिक डिवीजन के कारण गैमेट में जो है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो भी सेक्स सेल होते हैं, ठीक है, सेक्स सेल में जो है वो डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। एंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद से जो है वो n नंबर के गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और n नंबर का गैमेट जो है वो आपस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर। तो जब आपस में मिलते हैं मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, तब वो अपना क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो वापस से गेन कर लेते हैं, यानी कि एन से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2n नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मियोसिस में आपने देखा कि डिप्लॉयड मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन में आपने देखा कि जो डिप्लॉयड सेल थे, डिप्लॉयड मींस कि ऐसा सेल जिनके पास क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो, 2n हो। तो जो डिप्लॉयड सेल्स थे, ठीक है, उनमें डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड सेल में ही डिवीजन होता है, एंड डिवीजन के बाद, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन किसमें होता है, डिप्लॉयड सेल जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, 2n होते हैं। तो डिवीजन के बाद जो है डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉयड में। डिवीजन के बाद डिप्लॉयड सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉयड सेल्स में, ठीक है। हैप्लॉयड मींस की n नंबर। यहाँ पे देखें मियोटिक डिवीजन में मैं बताई थी कि क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो डिप्लॉयड सेल्स में डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, 2n है, ठीक है। और जब ये डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन जब होता है तो मियोटिक डिवीजन के बाद डिप्लॉयड सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाता है, n हो जाता है। और वापस से जो है ये हैप्लॉयड सेल्स जो है वो आपस में, दो हैप्लॉयड सेल्स, अभी मैं बताई कि दो सेक्स सेल, एक मेल और एक फीमेल गैमीट, ठीक है, यानी कि दो हैप्लॉयड सेल्स जो है वो आप वापस से फ्यूज करके फिर से एक डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑफस्प्रिंग कह देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वापस से जो है वो डिप्लॉयड सेल्स को गेन कर लेते हैं, यानी कि हैप्लॉयड सेल्स अपने डिप्लॉयड कंडीशन को वापस से गेन कर लेता है, कब, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तब। यहाँ पे आपको समझ में आ गया मियोटिक डिवीजन क्या होता है। मियोटिक डिवीजन सबसे पहला रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इट मीन्स कि ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें होता है। ऐसे सेल्स में होता है जो डिप्लॉयड नंबर के सेल्स होते हैं, ठीक है, हैप्लॉयड में नहीं होता है। डिप्लॉयड मीन्स कि ऐसे सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 2n कंडीशन में होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल यहाँ पे समझाऊं, ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n नंबर, 2 मल्टीप्लाई 23, n को हम 23 माने तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए ह्यूमन बींग्स में, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए। तो डिप्लॉयड सेल्स में ही मियोटिक डिवीजन होता है, और डिप्लॉयड सेल्स मियोटिक डिवीजन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हैप्लॉयड वापस से जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है अपने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को गेन कर लेता है। यहाँ पे आपका मियोटिक डिवीजन समझ में आ गया होगा। आगे मैं बता दूं कि मियोटिक डिवीजन जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक जो है वो मियोटिक फर्स्ट एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका मियोटिक सेकेंड, ठीक है। मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकेंड, आपको मैं बताई थी कि जो भी एम फेज होते हैं उनमें दो स्टेप होता है, दो स्टेप होता है डिवीजन का। एक जो होता है वो होता है आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोज साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो भी एम फेज होते हैं, ठीक है, एम फेज दो स्टेप में कन्वर्ट होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस में एंड एक साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप में पहले डिवाइडेड होता है, एक मियोटिक फर्स्ट एंड दूसरा मियोटिक सेकेंड। फर्दर जो है वो मियोटिक फर्स्ट जो है वो कैरियोकाइनेसिस होता है मियोटिक फर्स्ट में, एंड मियोसिस सेकेंड में जो है उसमें भी कैरियोकाइनेसिस होता है।
क्योंकि ये मियोटिक फर्स्ट का टाइप है तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, ये सेकंड का टाइप है तो इसलिए इसको कैरियोकाइनेसिस सेकंड कह देते हैं। अब उसके बाद से कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, वो होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज फर्स्ट। देखें मियोटिक फर्स्ट का है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट ही नेम देंगे। सेकेंड में भी सेम वही होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, सॉरी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, मियोटिक डिवीजन सेकेंड है ना, ठीक है, फिर एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। इतना नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारा नाम आपको लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, लेकिन बिल्कुल याद हो जाएगा। आप जब माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे तो उसी समय प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज पढ़ लिए थे, उसी टाइम आपको नाम याद हो गया था। कैरियोकाइनेसिस भी पढ़ लिए थे, साइटोकाइनेसिस भी पढ़ लिए थे। बस यहाँ पे नेम क्या दे देना है, फर्स्ट और सेकेंड नेम दे देना है, और कुछ तो है नहीं। नेम क्या देना है, फर्स्ट और सेकेंड नेम देना है। मियोटिक डिवीजन यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, क्या मियोटिक डिवीजन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, मियोटिक डिवीजन सेकेंड। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट में जो जो स्टेप आते हैं उनका नाम फर्स्ट दे देंगे, मियोटिक डिवीजन सेकेंड में जो जो स्टेप आते हैं उनका नाम सेकेंड दे देंगे, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट में कौन सा आया, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये किसके हैं, कैरियोकाइनेसिस के टाइप हैं। अब उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, इसका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और इसका साइटोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं क्या बढ़ाऊं, वैसे ही बढ़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं बढ़ा के, वो ये चीज कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड सेकंड का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है एंड प्रोफेज सेकंड होता है, वो उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो काफी लेंदी होता है, जितने भी स्टेप्स पाए जाते हैं उन सारे स्टेप्स से सबसे लेंदी जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट जो है वो फर्दर 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्दर कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, ओके। तो फर्दर आपका प्रोफेज फर्स्ट कितने स्टेप में कंप्लीट है, 5 स्टेप में। कौन कौन सा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, ठीक है। इतना नाम याद कर लीजिए। आगे मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मियोटिक, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, मियोटिक फर्स्ट। मियोटिक फर्स्ट में जो है आपको पता है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो सेल के किस पार्ट में होता है, सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट में जो है वो कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड था, कौन कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ जो किसका टाइप है, कैरियोकाइनेसिस का
टाइप है। ओके, तो प्रोफेज फर्स्ट में अभी बताइए आपको कि फर्दर 5 स्टेप में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, तो सबसे पहले मैं इसमें बताती हूँ कि लेप्टोटीन क्या होता है। पहला पार्ट जो है वो प्रोफेज फर्स्ट का। लेप्टोटीन में जो है वो सिंपल और सिंपल कुछ नहीं होता है, वही चीज होता है जो आपने माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे होता क्या है कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, वो क्रोमेटिन थ्रेड जो है स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप में विजुअल होने लगते हैं। ये ही बस इसमें होता है लेप्टोटीन में। दूसरा जो है वो है आपका जाइगोटीन। यहीं पे जो है थोड़ा सा लोचा पाया जाता है, थोड़ा सा क्या, धीरे धीरे लोचा बढ़ते जाएगा। वो ये होता है कि लेप्टोटीन कंप्लीट होने के बाद से जब जाइगोटीन में आते हैं, तो जाइगोटीन में जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बता दें कि किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए, ठीक है, या जैसे आंख का भूरा होना या ब्लैक होना, या फिर बाल का ब्लैक होना, ब्राउन होना, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर को शो करने के लिए। जैसे अगर ब्राउन आई है, किसी का ब्राउन आई है, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो 2 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्राई आई कैरेक्टर को शो करने के लिए। ठीक है, ब्राउन आई कैरेक्टर को शो करने के लिए। तो चूंकि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है, और एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो लेप्टोटीन जाइगोटीन जो स्टेप होता है, जाइगोटीन स्टेप में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैं बनाती हूँ ताकि इजीली आपको विजुअल हो लेप्टोटीन स्टेप। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो भी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बनाई हुई यहाँ पे आपको समझाने के लिए। अब एक कैरेक्टर तो ये हो गया जाइगोटीन का, यहाँ जाइगोटीन नेम लिख दूं जिससे आपको क्लियर दिखे। जाइगोटीन, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं सिनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? सिनेप्सिस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मियोसिस में सिनेप्सिस स्टेप जो होता है, सिनेप्सिस प्रोसेस जो होता है वो किस स्टेप में होता है? तो किस स्टेप में होता है? जाइगोटीन में। ठीक है, सिनेप्सिस का प्रोसेस किस स्टेप में होता है? प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेप में जो है वो सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है। अब ये सिनेप्सिस होता क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग को हम लोग क्या कह देते हैं? सिनेप्सिस कह देते हैं। तो 2 क्रोमोसोम्स पास पास में आए, तो पास पास में जब आते हैं तो ये जो 2 पास पास के आर्म होते हैं, ठीक है, इस आर्म को हम लोग आपस में, इन दोनों के आपस में जो है वो हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं। लास्ट टाइम जब मैं क्रोमोसोम न्यूक्लियस जब बता रही थी, तो उस समय जब क्रोमोसोम्स बताई थी कि इस होल स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं, एंड क्रोमोसोम्स के एक सिंगल आर्म को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये पास पास के जो आर्म होते हैं, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पास पास के जो आर्म होते हैं,
उनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में क्या होते हैं कि उलझ जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड पास पास होने के कारण आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, आपस में ऐसे उलझ जाते हैं, उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी धागा, अगर दो ठे धागा लंबा लंबा एक पास रख दीजिए, तो एक पास रखिएगा तो वो ज्यादा देर तक स्ट्रेट वे में नहीं रह पाएगा, वो आपस में लिपट ही जाएगा। तो ये दोनों आर्म भी जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? लिपट जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां तक हो गया। जाइगोटीन तक, जाइगोटीन समझ में आ गया। दो प्रोसेस, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड स्टेप होता है पैचिटिन, सॉरी पैचिटिन। अब यहाँ पे क्या होता है, पैचिटिन को समझाने के लिए मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे ला रही हूँ या फिर यहीं पे समझा रही हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये न्यूक्लियस है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को लेके आ रहे हैं। ये सिनेप्सिस का प्रोसेस है, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स को मैं समझा रही हूँ। ऐसे सीधा कर देती हूँ इसे मैं। ठीक है, हो गया। फिर ये और लिपटा हुआ रहता है, चूंकि स्केच मोटा है तो इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपस में लिपटे हुए होते हैं। तो जब लिपटे हुए होते हैं तो जो क्रोमोसोम्स ए है, ठीक है, ए का कुछ पार्ट टूट के जो है वो बी के पास चला जाता है और बी का कुछ पार्ट टूट के जो है वो ए के पास चला जाता है। जब आपस में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स ए एंड बी, ठीक है, तो लिपटने के कारण उनका कुछ पार्ट जो है वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो आपस में एक दूसरे से अदला बदली करने लगते हैं। ए का कुछ पार्ट टूट के किसके पास चला आता है? बी के ए का कुछ पार्ट टूट के बी के पास चला जाता है एंड बी का कुछ पार्ट टूट के जो है वो ए के पास आ जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब टूटने के बाद जब अदला बदली हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और उस समय टूटने के बाद का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। पहले ब्लैक वाला बनाते हैं। ठीक है, ए के पास बी का पार्ट आया है, इसलिए मैं रेड से वहां इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, फिर बी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कलर डिफरेंट कर दी हूँ जिससे आपको दिखे। ये बी हो गया आपका, ठीक है, और ये ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, टूट के एक दूसरे के ऊपर जो टुकड़ा होता है उसका अदला बदली जब करते हैं तो इसको हम लोग कह देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इस क्रॉसिंग ओवर के होने की वजह से जो है वो कुछ जो कैरेक्टर में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर में डिफरेंसेस इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर मैं बता दी, समझाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैं बताई हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर एक दूसरे पे एक्सचेंज होने के बाद से स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो मैं बता दूं।
ये चीज मैं समझाने के लिए आपको बताई हूँ कि ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल टूट के एक दूसरे पे चले जाते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। उलझे ही रहते हैं ना, अभी सेपरेशन नहीं होता है इनका, ये अभी सेपरेट नहीं हुए रहते हैं, इनका सेपरेशन अब नेक्स्ट स्टेप में होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे उलझे ही रहते हैं। तो 3 स्टेप हो गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ओके। अब उसके बाद से आता है आपका डिप्लोटीन, 4th स्टेप डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो भी सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होने लगते हैं, यानी कि जहां जहां से जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच्ड होते हैं, वहां से सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस वही होता है जहां पे जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक पास होते हैं, वहां पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होने लगता है, बस एक प्लेस को छोड़ के, जहां पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है वहां पे डिसोल्यूशन नहीं होता है, वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। कहाँ पे? जहां पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ रहता है, वहां पे क्रोमोसोम्स आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। उस समय स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, वो मैं बना दूं। एकदम एग्जैक्ट जो है वो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्स शेप का स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट बनाता है। कब? डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जहां भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, ठीक है, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। बस एक जगह सेपरेशन नहीं होता है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है वहां पे जो है वो डिसोल्यूशन नहीं होता है और एक्स के शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं कियाज्मा। क्या कहते हैं? कियाज्मा कहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। ओके, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है, कियाज्मा या फिर इसको कियाज्मेटा कहते हैं। तो यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन एंड डिप्लोटीन, मैं बता दूं कि 3 स्टेप इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। पैचिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस स्टेप में होता है? किस स्टेप में? पैचिटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद से डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि कियाज्मा का फॉर्मेशन या कियाज्मेटा का फॉर्मेशन मियोसिस के किस स्टेप में होता है? तो किसमें होता है? डिप्लोटीन में होता है। कंप्लीट। 5th स्टेप में, जो 5th स्टेप है वो कौन सा है आपका? डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं या कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं
फिर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बस डाइकोनोसिस का यही सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको ये पांचों स्टेप याद हो गया, मियोसिस में अगर ये पांचों स्टेप याद हो गया तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सेम वही प्रोसेस है जो आपका किसमें है, मियोटिक डिवीजन में है। वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्लियरली। अब प्रोफेज खत्म हो गया, दूसरा स्टेप कौन सा था, मेटाफेज फर्स्ट। जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेल के सेंटर पे आ जाते हैं। क्यों सेल के सेंटर पे आ जाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसॉल्व हो गया रहता है, इसलिए यहाँ पे सेल के सेंटर में आ गया रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है इसलिए हो गया। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के सेंटर में आ जाता है, सेंट्रल रीजन में। ओके, फिर एनाफेज स्टेज में क्या होता है, तो एनाफेज स्टेप में क्या होता है कि एनाफेज स्टेप में आपको पता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे जाते हैं, तो इसमें चूंकि क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग ना होके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास पास आए थे वही सेपरेट होके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एनाफेज में ध्यान रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट में एग्जैक्टली एनाफेज फर्स्ट में जो है वो क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग ना होके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एनाफेज में सेल्स के क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग, क्रोमोसोम्स नहीं टूटता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होके अपोजिट पोल पे चला जाता है एनाफेज फर्स्ट में। टीलोफेज में क्या होता है, आप याद कीजिए कि क्या होता था टीलोफेज, मियोटिक डिवीजन में टीलोफेज में होता है कि जो भी अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम्स गए होते हैं, ठीक है, यही बता दे रहे हैं, अपोजिट पोल पे जो क्रोमोसोम्स गए होते हैं वहां पे वापस से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, रीअपियर होने लगता है। और जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वापस से वो भी क्या होते हैं, रीअपियर होने लगते हैं टीलोफेज में। ओके, बस यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट में एंड मियोटिक डिवीजन के एनाफेज में यही डिफरेंसेस होता है कि मियोटिक डिवीजन में जो है वो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स में ही स्प्लिटिंग होती थी, यहीं से क्रोमोसोम्स ब्रेक कर जाता था और अपोजिट पोल पे चला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल पे चले जा रहे हैं एनाफेज में। अब बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड सेम टू सेम जो है वो कैसा होता है, जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह ही होता है ये माइटोटिक। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन की तरह ही जो है वो मियोसिस सेकेंड होता है, सेम प्रोसेस वही होता है। मियोसिस फर्स्ट को या फिर मियोसिस को ही हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं क्योंकि सॉरी यहाँ पे एक और साइटोकाइनेसिस मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मियोसिस फर्स्ट को या फिर मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम से सेपरेट होके
अलग अलग पोल पे जा रहे हैं। यहाँ तक क्रोमोसोम्स नंबर 2n था, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर सेपरेट होकर अलग अलग पोल पे जा रहे हैं, तो मीन्स कि ये जो नया न्यूक्लियस बन रहा है इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, n है, एंड इसमें क्रोमोसोम्स नंबर n है। डिवीजन क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जा रहा है ना, क्रोमोसोम्स नंबर ही बढ़ रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर में स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। अगर स्प्लिटिंग होती तो 2n यहाँ भी रहता, 2n यहाँ भी रहता, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वही सेपरेट हो जा रहे हैं, आधा आधा बट जा रहा है, आधा दूसरे न्यूक्लियस में चला जा रहा है, आधा दूसरे न्यूक्लियस में चला जा रहा है, इसलिए क्रोमोसोम्स नंबर की स्प्लिटिंग हो जा रही है। यहाँ पे हाफ ऑफ नंबर हो जा रहे हैं, एन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल मीन्स कि कम होना, क्रोमोसोम्स नंबर में कमी आना, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कह देते हैं, ठीक है। एनाफेज के बाद से जो है वो होता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ये फरो का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे फरो का फॉर्मेशन कर लेते हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और मुड़ के जो है वो दो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो n होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, n होता है, ओके। यहाँ पे अब आते हैं मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में आए तो सबसे पहले डिवीजन होता है कौन सा, प्रोफेज सेकंड का, प्रोफेज सेकंड का। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है एज यूजुअल, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी डिसअपियर होने लगता है, और होता क्या है कि जो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में यही सेल जाता है, यही सेल जाता है मियोसिस सेकंड में, जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं सेल, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोडक्ट सेल डॉटर सेल बनते हैं वही मियोसिस सेकंड में एंटर करते हैं। तो इनमें जो क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ होता है वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं प्रोफेज सेकंड में, और माइक्रोस्कोप से दिखने लगते हैं। फिर मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, मेटाफेज सेकंड में होता है क्या है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर रीजन पे आ जाते हैं मेटाफेज सेकंड में, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाला है, एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो सेंटर पे आए हुए हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो है वो n नंबर में होते हैं, 2n नंबर में नहीं होते हैं, n नंबर में होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, बीच में से ही स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग होने के बाद से आधा इधर चला जाता है और आधा अपोजिट पोल पे चला जाता है एनाफेज सेकंड के कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद से टीलोफेज आता है। टीलोफेज में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो वापस से रीअपियर होने लगते हैं, ठीक है, टीलोफेज में, और थ्रेड के कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड एट लास्ट दो सेल्स, एक सेल्स से जो है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू दो सेल्स का और इससे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, n होते हैं, ओके। जो भी कॉम्प्लेक्शन था आपका कहाँ तक था, एनाफेज फर्स्ट तक ही था, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट तक ही था, और उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, सेम वही होता है जो कि माइटोटिक डिवीजन में होता है। एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर n होते हैं, यानी कि सेल के हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी डिफिकल्टीज आए, मुझे पता है कि मेयोटिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।